क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सीलेंट डेस्क वर्क से एक एक मॉडल पेपर सभी को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बोर्ड द्वारा जारी जो नमूना प्रश्न पत्र था उसको सॉल्व किया है। उसके बाद में मॉडल प्रश्न पत्र 2 को पूरा सॉल्व करके मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र 3 और इस 3 मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। और इसके अंदर आज हम देखेंगे पार्ट अ यानी खंड अ के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 10 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। पहले प्रश्न में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और कमजोर से कमजोर छात्र भी इसको इजीली अटेंड कर पाएगा और आराम से 10 नंबर ला सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है और जो भी सही ऑप्शन है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए पहला है कि 1331 का घनमूल। और घनमूल का मतलब होता है कि किसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर ये आना चाहिए। घनमूल निकालने का तरीका वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 के जोड़े बनाने हैं और उसके बाद में घनमूल निकाल सकते हैं। परंतु यहाँ पे आप इजीली संख्या जो दे रखी है जैसे अ, ब, स और द, तो किस संख्या का 3 बार गुणा करने पर 1331 आता है तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये जो इसका सही आंसर है वही मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए इसका जो सही आंसर है वो स है यानी 11। तो 11 का गुणा 11 से और 11 से करना है यानी 11 इंटू 11 इंटू 11 गुणा करेंगे तो आपके आएगा 1331। देखिए 11 इंटू 11 कितने हो गए 121 और 121 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या आएगा 1 2 1 और 1 2 और 1। तो 1 3 3 और 1। तो इस ढंग से आप इजीली कोई संख्या आती है और उसका घनमूल पूछते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन में देख लो किस संख्या का 3 बार गुणा करने पर आ रहा है या फिर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। एक तो आता है घनमूल का या फिर किसी संख्या का घन पूछा जाता है। तो घन का मतलब तो ये होता है कि जैसे 11 और इसका बोल दिया कि घन फल कितना है तो घन फल कितना होगा 1331। और यदि घनमूल आता है तो यानी किस संख्या का गुणा करने पर 3 बार 1331 आता है तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न बहुत ही सरल है। नेक्स्ट है f(x) बराबर -3 है तो बहुपद f(x) बराबर 2x माइनस 7 में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको ये जो बहुपद दे रखा है f(x) बराबर -3 है तो इस बहुपद में f(x) का मान -3 रखेंगे तो क्या स्थिति आएगी। तो यहाँ मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखिए लिखता हूं मैं f(x) बराबर मेरे पास कितना है 2x माइनस 7। ठीक है, ये मैंने पूरा बहुपद लिखा है f(x) बराबर 2x माइनस 7। अब f(x) का मान कितना कह रहा है ये -3 है तो f(x) की जगह मैं -3 लिख लेता हूँ। -3 फिर बराबर 2x माइनस 7। अब x का मान आपको निकालना। देखिए x का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पे पूछा है तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस का 7 है पक्षांतर कर दो इधर तो ये -3 है। ये माइनस का 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 2x। माइनस का 3 और प्लस का 7 घटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 फिर बराबर 2x। x का मान लाना है तो इस गुणन का क्या लग जाएगा भाग यानी 4 बटा आ जाएगा 2 बराबर x। 2 का भाग देंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 2 यानी कि x की वैल्यू आपके आ गई 2। तो इसमें से जो भी सही आंसर है उसको टिक करना है यानी अ में 2 है तो ये आ जाएगा 2 इसका सही आंसर। पहला हो गया, दूसरा हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या कह रहा है कि यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई संख्या 3 है और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/3। ये छोटी क्लासों में अच्छे ढंग से अपने अध्ययन किया होगा। अब जैसे क्या कह रहा है कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो हम मान लेते कि माना शून्य क्या वो क्या है अल्फा है। जैसा कि
किसी बहुपद के शून्य मानते हैं तो कितना मानते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो एक अल्फा होगा, तो दूसरा क्या होगा, एक बट्टा अल्फा। अब के का मान लाना है तो मैं क्या करता हूँ, शून्यकों का गुणनफल कर लेता हूँ। और शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, जैसा कि शून्य अल्फा प्लस बीटा करते क्या आता है, माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणा करते हैं अल्फा बीटा क्या आता है, सी बाय ए, जब दो शून्य मानते हैं तब। अब यहाँ पे मैंने एक शून्य लिया है अल्फा और दूसरा शून्य लिया है एक बटा अल्फा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से बोला है कि एक शून्य दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो एक अल्फा और दूसरा हो गया एक बटा अल्फा। इसी प्रकार आप बीटा भी ले सकते हैं कि बीटा और एक हो जाएगा एक बटा बीटा, कोई भी एक्स भी मान सकते हैं, एक्स और एक हो जाएगा एक बटा एक्स। तो सवाल सॉल्व करने के लिए कोई भी हम मान के उत्तर ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, शून्यकों का गुणा करता हूँ। तो देखिए शून्य एक अल्फा है और दूसरा इसका व्युत्क्रम है तो एक बटा अल्फा है, ठीक है, ये गुणा का निशान है। अब शून्यकों का गुणा है होता क्या है, सी बटा ए। अब सी क्या है, देखिए सी है के है, यहाँ से आप देखना आना चाहिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और अचर पद सी होता है। तो अचर पद क्या है, यहाँ के है तो आ जाएगा के, और बट्टा ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 तो आ जाएगा 5। अब देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 1 बराबर के बटा 5। अब वज्र गुणन करेंगे तो 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा के। तो इस ढंग से के की वैल्यू आ गई 5। तो आपके उत्तर है वो सही होगा, 5 है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है कॉट 45। और कॉट 45 किसका उल्टा होता है, टेन 45 का। और टेन 45 का मान 1 होता है तो कॉट 45 का मान भी क्या होगा, 1। तो इसका जो आंसर है चौथे का ये हो जाएगा आपके 1, अ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तल के साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा थोड़ा, तो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लो ये नदी है और ये है पुल, ये नदी की चौड़ाई हो गई। तो एक तरह से एक त्रिभुज का निर्माण करना है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। अब क्या कह रहा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल है, वो नदी के तल के साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनेगा। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो ये पुल है एसी, ये कितना है 150 मीटर। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी निकालना है। क्या निकालना है आपको, ए बी। तो आपको पता है कि एक ज्ञात भुजा और एक अज्ञात भुजा का अनुपात लेंगे। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ ए बी बटा ए सी। अब ये 45 डिग्री यहाँ पे है तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये कर्ण। समकोण यहाँ बन रहा है तो समकोण के सामने वाली भुजा ए सी है वो कर्ण होगा। तो ए बी बटा ए सी, यानी मैंने क्या लिखा है, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 45, क्योंकि यहाँ न्यून कोण कितना है 45। अब ए बी है वो आपको निकालना है, यानी नदी की चौड़ाई, और ए सी आपके पास में है नदी की, ये पुल की लंबाई आपको दे रखी है तो 150 मीटर लिख लिया मैंने, बराबर। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये टेबल से आपको पता होना चाहिए, और टेबल बनाना मैंने अच्छे ढंग से सिखाया हुआ है, आप वीडियो देख के समझ सकते हैं और बनाना आराम से बना सकते हैं। तो देखिए ए बी, अब वज्र गुणन कर दो तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, 150 का गुणा 1 से होगा तो आ जाएगा 150/√2। अब √2 है नीचे, तो हरों का परिमेयकरण किस ढंग से करते हैं, ऊपर नीचे समान पद से गुणा। तो √2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 150√2। नीचे √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 का भाग देंगे 150 में तो क्या आएगा 75। यानी कि आपके जो उत्तर है वो आ जाएगा 75√2 मीटर। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 75√2 मीटर, ये आ जाएगी नदी की चौड़ाई। इसका सही आंसर क्या है, नेक्स्ट है बिंदु 0,3 और -2 जीरो के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र वाला प्रश्न 100% एक आएगा, आपको अच्छे ढंग से इसको करना है और सिंपल भी है। देखिए क्या करना है इसमें, दूरी सूत्र पहले आपको लिख के बता देता हूं। दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए दूरी सूत्र होता है √2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कोई छात्र यदि ऐसे याद करता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर तो भी सही है, क्योंकि अंत में वर्ग होता है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सूत्र में, तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी। अब आपको करना क्या है कि बिंदु दे रखे ये 0 3 और -2 और 0। तो देखिए यहाँ से ये 0 है, ये वो x1 है, ये जो 3 है ये y2 है, ये हो गया y1, सॉरी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये हो गया x2 और ये हो जाएगा y2। पहले ब्रैकेट के अंदर 1 1 ध्यान रखना है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2 2 ध्यान रखना है। अब x2 माइनस x1 करना है, तो देखिए रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी -2 में से घटाना है आपको x1 को। x1 क्या है 0 है, तो यहाँ 0 का होल स्क्वायर हो गया। फिर y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 है, 0 में से y1 को घटाना, y1 कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। सरल कर दो इसको। -2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी माइनस वाली संख्या का वर्ग होता है तो क्या आता है प्लस, तो 4 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे, -3 का वर्ग होगा, क्योंकि 0 में से 3 जाएगा तो 3 ही रहेगा, माइनस का 3 और -3 का वर्ग होगा तो क्या आ जाएगा 9। तो इस रंग से आपके जो आ जाएगा 4 और 9 मिलके कितने हो गए 13। तो रूट 13 इसका सही आंसर है, यानी स ऑप्शन टिक कर देना आप, स है वो रूट 13 इसका सही आंसर है, बीच की दूरी। अब देखिए सूत्र मान लो परीक्षा के अंदर भूल गए तो सीधा तरीका ध्यान रखना, पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा घटा के वर्ग कर दो और रूट निकाल दो, ये आ जाएगा आपके बीच की दूरी। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। अब 7वां क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी में यदि डी है वो बीसी का मध्य बिंदु इस प्रकार है कि AB बटा AC और BD बटा DC एवं बी है वो 70 डिग्री दे रखा है, सी है वो 50 डिग्री दे रखा है, तो BAD का माप ज्ञात कीजिए। अब इसका चित्र बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, तो यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है, ओके। अब यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं, ए बी और ये सी। यहाँ त्रिभुज एबीसी है और डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है। ये जो बीसी भुजा है उसका डी है वो मध्य बिंदु है, तो यहाँ नाम दे देता हूं डी और यहां से मिला देते हैं इसको, ये यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, वापस पढ़ता हूं मैं इसको, देखिए एबीसी में डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु इस प्रकार है कि जो एबी है वो बट्टा एसी, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है किसके, बीडी बट्टा डीसी। अब कोण दे रखे हैं आपको, इन कोणों का मान लिख लेता हूं, बी है वो दे रखा है 70 डिग्री और सी है वो कितना है 50 डिग्री। आपको पूछा है बी ए डी, बी ए और डी, ये कोण पूछा है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण में से यदि दो कोण आपके पास है तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। वैसे ये 1 नंबर का प्रश्न है इसलिए शॉर्ट तरीका अपना रहा हूं, अगर बड़ा होता तो यहाँ सब लिखते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री और व्यवस्थित करते हैं, परंतु यहाँ सीधा उत्तर निकालना है तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा कि ए बी और सी इन तीनों कोणों का योग आना चाहिए 180। अब कोण ए नहीं है मेरे पास तो ए ऐसा का ऐसा, बी है वो दे रखा है 70 डिग्री और सी है वो 50 डिग्री, तो बराबर 180। तो कोण ए है ऐसा का ऐसा 70 और 50 मिलके कितने हो गए 120 बराबर 180। तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, यानी 120 पक्षांतर हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण ए का मान आ जाएगा 60, यानी ये कोण जो पूरा है वो 60 है।
तो आपको ये कह रहा है कि ए बी बटा ए सी बराबर है बी डी बटा डी सी, यानी क्या हुआ कि ए बी और डी, ये जो त्रिभुज है ए बी और डी, ये समरूप है किसके, ए सी और डी के, समरूप होगा किसके, ए सी और डी के। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, समान, यानी कि कोण जो बी ए डी होगा, यानी बी ए और डी, ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा, सी ए डी के, कोण सी ए और डी के बराबर होगा। तो यहाँ पे बी ए डी, यानी ये पूरा 60 है, तो आधा आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 30 और ये 30, यानी कि आपके जो पूछा है कोण बी ए डी, इसका माप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये ब है वो सही आंसर है। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आठवां है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 24 सेंटीमीटर जीवा खींची गई है। ये जवा लिखा हुआ है, ये जीवा है, ठीक है। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो करता है, इसको चित्र बना के करना पड़ेगा, इसको भी तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो मैं एक वृत्त बनाता है ऐसे ही, मान लो ये वृत्त है, ठीक है। अब 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ पे एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेता हूँ, ओ केंद्र ले लेता हूँ, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, और 24 सेंटीमीटर जीवा है, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर वाली एक जीवा ले लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ ए बी। ए बी है वो जीवा है और इसकी लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, ये वृत्त का केंद्र ओ है, यहाँ से जीवा की स्ट्रेट दूरी निकालना, यहाँ पे नाम दे देता हूँ पी, यानी आपको ओपी निकालना, राइट। तो ओ से लगाकर ए तक, ये तो है त्रिज्या, ये कितनी है, 13 है। ए से लगाकर बी तक, ये पूरी जो जीवा है वो कितनी दे रखी है आपको, 24। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ 24 है, तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, यानी ए से लगाकर पी तक 12 और पी से लगाकर बी तक 12, 24 है, उसके दो टुकड़े हो गए। अब आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है ओ पी और ए, तो ओ पी और ए में पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय कह सकते हैं लगाना है और इजीली आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, ओ ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ पी और ए, इस पूरे समकोण में मैंने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया है, तो यानी ओ ए स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर हो गया। फिर मैंने लिखा ए पी स्क्वायर, यानी इसको आधार मान सकते हैं और इसको लंब मान सकते हैं, ओ पी स्क्वायर। अब ओ ए कितना है, 13 है, तो 13 लिख लो, 13 का स्क्वायर। ए पी 12 है, 12 का स्क्वायर। और ओपी आपको निकालना है, यानी कि वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई, यही आपको पूछा है ओपी। तो यहाँ पे 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और 12 का कितना होता है, 144, और ओपी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, पक्षांतर कर दो तो 169 144 पक्षांतर होकर इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर ओपी स्क्वायर। 169 में से 144 गया, क्या बचा 25, और ओपी स्क्वायर। आपको ओपी निकालना है, तो ओपी कितना हो जाएगा, देखिए ओपी स्क्वायर बराबर है आपके पास 25, तो ओपी कितना हो जाएगा, √25। जब घात हटती है तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आता है, तो ओपी आ जाएगा आपके पास 5। 25 का वर्गमूल कितना है, 5, तो यानी इसका आंसर है वो सही है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा निकालिए। घन की भुजा निकालना है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो लिखता हूं मैं यहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना,
1014 वर्ग मीटर। तो घन पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेता हूं 1014 बराबर 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा निकालना, आपको क्या पूछा है, घन की भुजा। तो घन की भुजा निकालने के लिए 6 का भाग दे दो, तो 1014 में 6 का भाग लग जाएगा और आ जाएगा भुजा, भुजा स्क्वायर। अब 6 का भाग देखिए जा रहा है यहाँ पे कितनी बार, 6 एकम 6 एक बार जाएगा, शेष कितना बचा 4, और 4 41 हो गया, 6 छक्के 36 और 36 हो जाएंगे और 4 शेष बचेगा तो आ जाएगा 54 और 6 नंबर 54 यानी 169 बराबर आ गया भुजा स्क्वायर। तो भुजा निकालेंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 169 बराबर आ जाएगा भुजा, घात हट गई यहाँ से तो आ गया वर्गमूल का चिन्ह। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, तो घन की जो भुजा है वो आ जाएगी आपके 13 मीटर, यानी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 10वां। देखिए ऐसे प्रश्न आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित आ सकते हैं, घन की जगह घना पा सकता है। तो जो भी प्रश्न आता है उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो जितने भी सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित वो सभी आपको याद होने चाहिए। वैसे एक बड़ा प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न भी आएगा, 5 नंबर का प्रश्न, तो उसके अंदर आप इजीली सभी सूत्र के माध्यम से 5 नंबर ला सकते हैं। तो वो सूत्र आपको याद करना जरूरी है। एक लिस्ट बना के जहां भी आप पढ़ते हैं वहां सामने लगा दो, चलते फिरते उठते बैठते आपको उन सूत्रों को देखते जाना, अपने आप याद होंगे। राइट, अब देखिए बंटन 1 3 2 5 और 9 का माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो जब ऐसे सिंपल सी संख्या दे रखी है और माध्यक निकालना है तो उनको क्या करना है, पहले आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या लिख लेता हूं 1, फिर बड़ी संख्या कौन सी है 2 है, ठीक है, फिर क्या है 3 है तो 3 लिखो, फिर 3 के बाद में 5 है तो 5 लिखो और उसके बाद है 9। सभी संख्या लिख ली मैंने। अब सबसे सेंटर में जो आएगा वो उसका माध्यक होगा। तो देखिए 2 इधर छोड़ दो और 2 इधर छोड़ दो, कितने बचे 3, यानी बीच में जो संख्या आएगी वो होगा इसका माध्यक। तो ये आ गया इसका आंसर अ। तो माध्यक निकालने का तरीका क्या हुआ कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमाओ, या तो आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, तो 9 पहले आएगा, फिर 5, फिर 3 और 2, सेंटर में तो 3 ही मिलेगा। तो आरोही या अवरोही क्रम में जमा के सबसे बीच में जो आता है वो हो जाएगा माध्यक। अब मान लो जैसे यहाँ 9 की जगह एक 9 के बाद में 10 और होता, राइट, वो भी बता देता हूं साथ में। तो कितनी संख्या हो गई, टोटल 6 संख्या हो गई। देखिए 1 2 3 4 और 5 है, तब तो आपको सेंटर में एक संख्या नजर आ रही है और हो गया माध्यक। परंतु यहाँ पे यदि आपको एक संख्या और मिल गई, जैसे 9 के बाद में चलो मैं एक 10 और लिखता हूं, तब क्या करेंगे, तो भी आपको दो दो संख्या छोड़ना, इधर और इधर दोनों तरफ छोड़ दिया, बीच में 2 संख्या मिल रही है, राइट, एक तो 3 और एक 5, तो 3 + 5 और बट्टा करना है 2, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देना है। बीच में आपको 2 संख्या नजर आएगी, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो माध्यक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4। तो इस ढंग से आपको ऑप्शन में मिल जाएगा वहां और वो आंसर हो जाएगा उसका। तो ऐसे सवाल आगे आएंगे, वैसे करेंगे हम। तो ये सभी पहले प्रश्न के 10 के 10 प्रश्न हमारे हो गए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ये पहुंचेगा वीडियो और उनको सबको इसका लाभ प्राप्त होगा। थैंक्स। पे देखते हैं कि इस मॉडल पेपर के अंदर छोटे छोटे प्रश्न किस ढंग से आए हुए हैं। तो पार्ट अ, अब इसके अंदर देखिए पहला प्रश्न जो तीसरी मॉडल पेपर में था उसी प्रकार का है। पहला प्रश्न दे रखा है कि 144 का वर्गमूल होगा। अब वर्गमूल आपको निकालना अच्छे ढंग से आता होगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा द। तो सही टिक कर लेते हैं द। 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा 144, यानी कि 12 का 144 का जो वर्गमूल है वो क्या आ जाएगा 12। और इसका उल्टा पूछा होता कि 12 का वर्ग कितना है तो 144 ऑप्शन में मिलता आपको, ठीक है।
और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये सभी विधियां मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि बहुपद एफ एक्स बराबर 3x माइनस के है, जिसमें x बराबर 1, k बराबर 2। तो बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। आपको बहुपद का मान निकालना है, आपको बहुपद दे रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ ले लेता हूं मैं, देखिए कि 3x माइनस के ये बहुपद है। अब कह रहा क्या है ये कि x बराबर तो 1 रखो और k बराबर 2 रखो। तो जहां आपके x है वहां तो 1 रख लो और 2 रखना है k की जगह। तो यहाँ पे देखिए 3, ये x है, उसकी जगह इंटू करके x की जगह 1 रखना है। ये 1 दिया हुआ है इसने, तो 1 लिख लिया। फिर माइनस k के स्थान पर ये कह रहा है कि 2 रखो, तो यहाँ पे k की जगह 2 रखो। अब इसको हल कर दो, तो 3 इंटू 1 क्या होता है 3, फिर माइनस और ये 2। अब 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1, आ जाएगा 1। अब सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 है वो द में, अर्थात इसका जो सही ऑप्शन है वो द है। इसका उत्तर कितना है 1। ठीक है, तो बहुत ही सरल सरल प्रश्न आता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, आप इजीली इसमें 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा क्या दे रखा है कि एक द्विघात समीकरण है 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा। और विविक्तीकर क्या होता है b² माइनस 4ac, यानी इसका मान आपको पूछा है इसकी द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं करता हूं। तो इस द्विघात समीकरण के ए बी और सी निर्धारित करके हम इजीली b² माइनस 4ac का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है उसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ b² माइनस 4ac। विविक्ति कर जब भी आपको पूछा जाता है या आपको ध्यान रखना है कि विविक्ति कर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब इस समीकरण से आपको a का मान निकालना आना चाहिए, b और c। तो देखिए व्यापक जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए x² का जो गुणांक है वो होता है a, x का गुणांक होता है वो b और अचर पद है वो c होता है। तो आपको इस द्विघात समीकरण से देखना है कि x² का गुणांक क्या है। देखिए x² ये रहा, अब इसका गुणांक क्या है 3√3, यानी ये तो हो गया a, ये क्या हो गया a। x का गुणांक क्या है 10, तो ये हो गया b और अचर पद √3 है तो ये हो गया c। तो a आ गया, b आ गया और c आ गया। तो ये मान लिख लेता हूं मैं b², तो b कितना है मेरे पास 10, ये लिखा 10 और स्क्वायर, फिर माइनस 4 ऐसा का ऐसा a का मान कितना है 3√3 और c कितना है √3, तो आ जाएगा √3। अब देखिए 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 100, फिर माइनस ये 4 संख्या संख्या का गुणा कर दो। देखो 4 का गुणा 3 से, एक बार लिख लेता हूं चलिए ब्रैकेट खोल के, 3√3 और ये √3, 100 माइनस 4 का गुणा 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 12 इंटू √3 का गुणा √3 से करते तो क्या आता है 3। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या से करेंगे तो क्या आएगा रूट के अंदर वाली संख्या लिखना सीधा। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए √3 का गुणा √3 से करेंगे यानी 3 इंटू 3 कितने हो गए 9 और 9 का वर्गमूल क्या आता है 3। तो कैसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए 100 माइनस 12 का गुणा 3 से करेंगे 12 36, 100 में से 36 गए तो क्या आ गया 64। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ब 64। ओके, तो द्विघात समीकरण किसी भी टाइप का आपको मिल सकता है, आपको विविक्तीकरण इस ढंग से प्राप्त करना है। नेक्स्ट है दिया गया है कि साइन एल्फा बराबर 1/2, साइन बीटा बराबर 1/2। तब एल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए, एल्फा प्लस बीटा आपको पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है, त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न। तो ले लेता हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको दे रखा है कि साइन एल्फा का मान है 1/2। अब साइन एल्फा ऐसा का ऐसा, देखो 1/2 साइन में किसका मान होता है साइन 30 का, राइट। साइन 30 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2। साइन 30 का मान टेबल से 1/2 होता है, इसलिए 1/2 है उसके स्थान पर लिख दिया मैंने साइन 30।
क्योंकि साइन 30 का मान वापस लिखें तो आ जाएगा 1/2। तो देखिए अब साइन इधर भी है इधर भी है तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो अल्फा का मान आ गया आपके 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा का मान आ गया। इसी प्रकार बीटा का निकालना है तो कॉस बीटा का मान 1/2 दे रखा है, ये कॉस बीटा का मान 1/2 है। इसी प्रकार साइन अल्फा का मान 1/2 था, यहाँ पर भी कॉस बीटा बराबर आ जाएगा। देखो कॉस में 1/2 किसका मान है, 60 का, यानी cos 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 के स्थान पर मैंने लिख दिया cos 60। अब cos और cos लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तो ये बीटा बराबर आ जाएगा 60, यानी बीटा के स्थान पर लिखना है 60। आपके पास अल्फा आ गया बीटा आ गया। अब ये कह रहा है कि जोड़ो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ेंगे 30 + 60 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो इसका आंसर है वो 90 होगा। देखिए अ ब स और द तीनों के अंदर कोई दिख रहा नहीं है, ये ऑप्शन चारों ही गलत है। तो यहाँ पे ये द है वो ये 50 की जगह आपके हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये द है वो सही कर देना। एग्जाम के अंदर बोर्ड के अंदर बहुत ही परफेक्ट उत्तर बन के आएंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगा। डैश वर्क में कई गलतियां की है तो वो गलती आपको सुधारते जाना है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न। पांचवा है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी परछाई है वो ऊंचाई के समान है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण ध्यान रखना हमेशा परछाई और ऊंचाई आपको बराबर बोले तो उन्नयन कोण हमेशा कितना होगा 45। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है तो 1 और 1 ये समान समान कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए, यहाँ निर्मित शत्रुभुज होगा, आपको पता लगाना है कि वर्ग है आयत है समशत्रुभुज है और समांतर शत्रुभुज है। तो बहुत ही लंबा प्रश्न दे दिया है 1 नंबर का, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न आता है ऐसा तो, परंतु हमें तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको पूरा प्रूव करके बताता हूँ कि ये कौन सा शत्रुभुज है। आपको निर्देशांक दे रखे हैं 1 2 3 और 4, यानी 4 बिंदु दे रखे हैं शीर्ष। इन शीर्षों से पता करना है कि ये कौन सा शत्रुभुज है। तो देखिए वर्ग के अंदर चारों भुजा अगर समान आती है और विकर्ण भी समान आता है तो वर्ग हो जाएगा। आमने सामने की भुजा समान आती है और विकर्ण समान आते हैं तो आयत हो जाएगा। समशत्रुभुज के अंदर चारों भुजा समान आएगी और विकर्ण अलग अलग होंगे तो समशत्रुभुज हो जाएगा। और यदि आमने सामने की भुजाएं समान और विकर्ण अलग अलग माप के आ जाए तो कहेंगे समांतर शत्रुभुज है। तो चेक करना पड़ेगा, सभी बिंदुओं की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से तभी पता चलेगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ और पूरा व्यवस्थित इसको हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। अब देखिए ये जो सवाल है छठा प्रश्न, इसके अंदर हम क्या करते हैं दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करता हूं मैं एक ऐसे ही शत्रुभुज बना लेता हूं जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा शत्रुभुज है। चलिए मैं एक समांतर शत्रुभुज टाइप का बना देता हूं ए बी सी और डी। अब ए है वो क्या है -1 और 1, बी क्या है 0 और 3, ये सभी मानना है। बड़ा प्रश्न है तो व्यवस्थित मानना है कि माना ए बी सी एक शत्रुभुज के शीर्ष है। तो इस ढंग से हम छोटा प्रश्न है तो थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे। 5 और 2 और 4 और 6 ये चारों शीर्ष मैंने मान लिए एक शत्रुभुज के। ओके, अब मैं निकालता हूं दूरी ए बी। दूरी ए बी मान लेते हैं। अब ए बी दूरी निकालने के लिए देखिए ए और बी पे फोकस करना है और सूत्र कौन सा लगाना है एक बार लिख के बता देता हूं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 तो x2 कितना है देखिए 0 और 0 माइनस x1, x1 कितना है माइनस का 1। ये मैंने बड़ा प्रश्न बताया तब आपको अच्छे ढंग से बताया होगा कि x1 कैसे होता है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। देखो पहले ब्रैकेट के अंदर x1 ये y1, इसी प्रकार ये x2 ये y2। हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर एक x होगा एक y होगा, ये ध्यान रखना निर्देशांक। तो पहले ब्रैकेट के अंदर 1 1 दूसरे के अंदर 2 2। तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 1 करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है माइनस का 3 माइनस y1 यानी 1,
का स्क्वायर। करो इसको सॉल्व। अब देखिए 1 हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस का 3 और माइनस का 1 मिलके कितने हो गए, माइनस का 4 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16। खोलेंगे इसको जोड़ेंगे तो 1 और 16 मिलके कितने हो गए, 17। तो रूट 17 इकाई। ठीक है, ये तो आ गया ए बी। अब इसी प्रकार आपको दूसरा निकालना है, तो निकाल देता हूं मैं। अब निकालते हैं हम बी सी। अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, फास्ट करता हूं। देखिए बी और सी ये दूरी निकाल रहे हैं। ओके, तो बी सी यहाँ पे पहले में से पहला घटा तो 5 में से 0 गया, प्लस 2 में से 3 गया, तो माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा ये स्क्वायर। 5 माइनस 0 और वर्ग, तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25, फिर प्लस 2 और 3 मिलके कितने हो गए 5, और 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 और 25 मिलके कितने हो गए 50। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अब मैं निकालता हूं सी डी, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। अब देखिए सी और डी वही पहले में से पहला 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 5 गया तो क्या बचा -1 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 गया तो क्या बचा 4 का होल स्क्वायर। -1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, और 4 का वर्ग करेंगे आएगा 16, जोड़ा तो आ गया 17। तो देखिए आमने सामने की भुजा समान आ रही है, यहाँ पर भी 17 आ रहा था, रूट 17, यहाँ पर भी रूट 17 है। अब निकाल देते हैं डी ए। तो डी ए निकालता हूं। यहां लिख लेता हूं डी ए। अब देखिए डी से लगाकर ए तक, तो यहाँ हो जाएगा ये x2 और y2, तो पहले में से पहला यानी -1 में से घटाना है 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। -1 और -4 मिलके कितने हो गए -5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 6 यानी -5 का होल स्क्वायर। -5 का वर्ग करेंगे तो 25, और -5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 25 मिलके कितने हो गए 50। तो इस ढंग से आपके देखिए आमने सामने की भुजा समान आ रही है, यानी कि ये वर्ग भी हो सकता है, सॉरी वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि चारों भुजा समान नहीं आ रही है। आमने सामने की भुजा समान आ रही है, या तो आयत हो सकता है, समचतुर्भुज और वर्ग। इस पे तो बिल्कुल क्रॉस ही कर दो, क्योंकि चारों भुजा समान आती है तो ही समचतुर्भुज और वर्ग होंगे। इस पे तो बिल्कुल क्रॉस ही हो गया। अब आयत या समांतर चतुर्भुज में से दोनों में से हो सकता है, तो आयत कब होगा जब विकर्ण भी समान आएंगे, और यदि समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण है वो अलग अलग आएंगे। तो हमें और निकालना पड़ेगा, यानी ए से लगाकर सी तक और बी से लगाकर डी तक और निकालना पड़ेगा विकर्ण। ओके, उससे पता चल जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा तो समान आ गई है। देखिए ए बी, ए और बी कितना आ गया था रूट 17, बी सी कितना है रूट 50, सी डी कितना आ गया था रूट 17, और डी आ गया रूट 50। तो आमने सामने की भुजा समान दिख रही है स्पष्ट। अब मैं निकालता हूं विकर्ण, जिससे हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो चलिए यहाँ पे ए सी निकालता हूं मैं। ए सी रूट ऑफ ए से लगाकर सी तक, तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 1, और प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 है, स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 2 - 1 का होल स्क्वायर। खोलो इसको, 5 और 1 मिलके कितने हो गए 6 का होल स्क्वायर, और ये 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 36, और 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, यानी रूट 37 आ जाएगा। ठीक है, ए सी आ गया रूट 37। ओके, अब निकालता हूं मैं बी से लगाकर डी तक। बी डी निकालते हैं। बी और डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 6 -3 है तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16,
और 6 और 3 मिलके कितने हो गए 9, 9 का वर्ग करेंगे आएगा 81, जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 97। तो देखिए ये आ रहा है √37 और BD आ रहा है √97। इसका मतलब क्या हुआ कि विकर्ण है वो अलग अलग माप के हैं, अर्थात इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा समांतर शत्रुभुज, क्योंकि समांतर शत्रुभुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती है और विकर्ण अलग अलग माप के होते हैं। तो इसका सही आंसर आप टिक कर देना, ये समांतर शत्रुभुज है। वैसे ये 1 नंबर के प्रश्न के लायक नहीं है, ये दे दिया है बट आएगा नहीं बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर 1 नंबर का प्रश्न आपके टाइम के अकॉर्डिंग आएगा जो कि 2 मिनट के अंदर पूरा हो जाए। तो ऐसे प्रश्न ही आएंगे जो आराम से आप 2 मिनट के अंदर उसका उत्तर प्राप्त कर सके। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, चलते आगे। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। 7वां दे रखा है कि एक आकृति DE समांतर है BE, एक त्रिभुज दे रखा है AB और C, उसके अंदर जो DE है वो समांतर है BC के। यहाँ दे रखा है BE, बाकी क्या होगा सही BC, इस BC के समांतर है। AD है वो 4 है, देखिए A से लगाकर D तक ये 4 दे रखा है। DB है वो 6 है। AE है वो 5 है। आपको पूछा है E से लगाकर C तक, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगेगी और थेल्स प्रमेय आपको ध्यान रखना है, और जिसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। तो AD A से लगाकर D तक बट्टा D से लगाकर B तक, इन भुजाओं का अनुपात AD बट्टा DB बराबर होगा किसके, AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। अब AD है वो 4 है, DB कितना है 6 है, ये सब मान लिखना है। AE कितना है 5 और EC आपको निकालना है, तो EC ऐसा का ऐसा रहने दो। अब वज्र गुणन करो तो 4 का गुणा EC से होगा, तो ये आ जाएगा EC इंटू 4, और 5 का गुणा 6 से होगा, 5 इंटू 6। चूंकि मुझे EC निकालना है, EC ऐसे कैसे, 5 इंटू 6 बाय 4, 2 का भाग जा रहा है 4 में 2 बार, ये 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 का भाग 4 में 2 बार गया और 6 में कितनी बार गया, 3 बार। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15/2। ठीक है, अब 2 का भाग 15 में जाएगा 7.5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ये आ गया EC का मान। नेक्स्ट है कि यदि वर्त का व्यास है वो 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे तो जीवाएं होगी। देखिए ये वर्त है, अब कह रहा है कि यदि वृत्त का व्यास, तो चलिए मैं यहाँ एक व्यास बना लेता हूं, ये केंद्र है और केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या होता है, व्यास। अब कह रहा है कि वृत्त का व्यास 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे। अब मैं यहाँ पे जीवाएं खींच लेता हूँ, ये अब समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये भाग बराबर है, ये दोनों समद्विभाजित हो रहे हैं। तो जीवाएं है वो कैसी होगी, स्पष्ट दिख रही है समांतर, तो यहाँ लिख देंगे इसका सही आंसर है वो क्या है, समांतर। फिर एक गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, गोले का आयतन निकालिए। तो गोले का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए 4/3πr³। ठीक है, तो 4/3 पाई का मान ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आंसर के अंदर पाई दिख रहा है, पाई का मान 22/7 नहीं लिखना यहाँ। उसके बाद में आर है वो त्रिज्या है, गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दो, क्योंकि आर की घात कितना है 3 है। अब 3 से 3 एक कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 कितने हो गए 9, और 9 इंटू 4 कितने हो गए 36, तो 36 पाई इसका आंसर है। 36 पाई कौन सा है, ये रहा 36 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया गोले का आयतन। तो एक सूत्र से संबंधित प्रश्न जरूर आता है, इसलिए सूत्र आपको अच्छे ढंग से याद करना है। नेक्स्ट है 10वां कि किसी भी बारंबारता बंटन के लिए माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस ढंग से आप 10 और 10 प्रश्न कर सकते हैं आराम से।